हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आप 5 मिनट देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने कोई भी फालतू चीज़ शामिल नहीं की है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला एलपीजी एटीएम ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। अगर इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो ये जो मशीन है एक सामान्य बैंक एटीएम की तरह ही काम करती है दोस्तों, जहाँ पर ग्राहक 2 से 3 मिनट के भीतर खाली सिलेंडर को बदलकर भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर। ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी स्थापना हुई है, इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कब इसको लॉन्च किया गया? तो 14 अप्रैल 2026 को। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक तकनीक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना। इसके बाद है एआई आधारित भारत विस्तार प्लेटफॉर्म। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है दोस्तों वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका काम क्या है? किसानों को कृषि संबंधी सभी सवालों के तुरंत और वैज्ञानिक जवाब देना इसका काम है। लॉन्च कब किया गया? तो इसको फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इसको लॉन्च किया। और कहां से? राजस्थान के जयपुर से। अब यहां पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई भारत विस्तार जो प्लेटफॉर्म है उसका फुल फॉर्म बताओ। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? कृषि से है, खनिज से है, अंतरिक्ष से है? तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एआई आधारित भारत विस्तार प्लेटफॉर्म को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर से। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँगा, सारी चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट ही शामिल की है दोस्तों, फालतू की बकवास मैं करता नहीं हूँ अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो। इसके बाद है आकाशा 300। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये क्या लिखा है आकाशा, तो इसको आकाश नहीं पढ़ना है, मैंने गलत नहीं लिखा है, आकाशा 300 ही सही है। ये क्या है भैया? तो ये एक 3D प्रिंटर है। भारत का एक अत्याधुनिक उच्च प्रदर्शन वाला औद्योगिक ग्रेड 3D प्रिंटर है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आकाशा 300 क्या है? मिसाइल है क्या, सुपर कंप्यूटर है या 3D प्रिंटर है? तो याद रखेंगे कि भैया ये एक 3D प्रिंटर है। निर्माण किसने किया है? तो केरल स्थित एक डीप टेक स्टार्टअप द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसका नाम है स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्रिंटर 350 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करता है और भविष्य में इसकी मदद से इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट इंजन और सैटेलाइट के जटिल पुर्जे आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आकाशा 300 क्या है? तो ये एक 3D प्रिंटर है। किसने बनाया है? तो इस कंपनी का आपको नाम याद रखना है और इसका काम क्या है इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों चर्चा में भावसागर रेफरल केंद्र। ये क्या है भैया? तो ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को सुरक्षित रखने वाला भारत का पहला सरकारी केंद्र है। ठीक है, डीप सी में जो जीव रहते हैं ना, गहरे समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है भावसागर रेफरल केंद्र। कहाँ पर ये स्थित है आपसे पूछा जाएगा? तो केरल के कोच्चि में ये स्थित है। ठीक है, अगर हम और डिटेल की बात करें तो ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करेगा, ये काम करता है। यहाँ क्या होगा भैया? तो देखो समुद्र की गहराइयों में जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ से खोजे गए जीवों को यहाँ लाकर सुरक्षित रखा जाएगा, उन पर अध्ययन किया जाएगा। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये केंद्र क्या है, पहला तो। दूसरा ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले कह देता हूं कि भैया एक बार कमेंट चेक कर लेना, ताकि अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो मैं आपको कमेंट में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट करो या ना करो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट कर देना, नहीं भी करो तो एक बार चेक जरूर कर लेना, ताकि आप किसी भी तरह की गलती ना करके आओ एग्जाम में। इसके बाद है दुनिया का पहला। देखिए भैया पहले शब्द अगर आ गए हैं इसका मतलब इम्पोर्टेंट है।
दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है भैया? यूएई ने इसको लॉन्च किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों ये 5G की एडवांस तकनीक है जो U6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती है। इसके जरिए आपको 10 GB पर सेकंड तक की डाउनलोड स्पीड मिलेगी। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये 5G नेटवर्क ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी तो 5G भी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, सभी देशों में लॉन्च नहीं कर पाए हैं, है ना। तो डायरेक्ट 10G तो आ नहीं पाएगा। तो भैया ये जो है ये 5G नेटवर्क ही है, लेकिन 5G की एडवांस तकनीक है और यह U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की मदद से चलता है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें कि भैया इसको किसने लॉन्च किया है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और अगर आप याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि ये जो है वो कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, तो U6 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड पर। ठीक है, इसके बाद है प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम। अब ये क्या है? तो ये भारत का पहला शब्द आ गया, मतलब इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला AI आधारित उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। डेवलप किसने किया है? तो DRDO की विशेषज्ञ प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? ये सैटेलाइट, ड्रोन और CCTV से मिलने वाले डेटा को AI की मदद से तेजी से प्रोसेस करता है। यह सीमाओं और संवेदनशील इलाकों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को रियल टाइम में पहचान कर सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट भेजेगा। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि भैया प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम क्या है? तो ये क्या है? भारत का पहला AI आधारित उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। और किसने बनाया है? उद्देश्य याद रखोगे तो आसान होगा इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है देश की पहली कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना। पहली है भैया, महत्वपूर्ण है ना। अब आपको देखकर ये लग रहा होगा कि मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर शामिल की है। तो ये जो परियोजना है, ये परियोजना कोयले का उपयोग करके अमोनियम नाइट्रेट बनाने की एक आधुनिक और अनोखी तकनीक पर आधारित है। परियोजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा में ये लॉन्च किया गया है, लखनपुर क्षेत्र में। जिले की बात करें तो झारसुगुड़ा जिला में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं? तो इसे भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड विकसित कर रही है। यह कोल इंडिया और भेल का जॉइंट वेंचर है। म्यूल हंटर AI। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है? बैंकिंग सिस्टम से है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों से है, स्पेस से है, खनिज से है, कृषि से है, कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये जो म्यूल हंटर AI है ना, ये डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि इसका संबंध किससे है? बैंकिंग सिस्टम से है। ठीक है, इसको RBI की सहायक संस्था रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने डेवलप किया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किसने बनाया है। कार्य की अगर बात करें तो यह बैंकों में म्यूल अकाउंट्स की पहचान करेगी, यानी धोखाधड़ी के पैसे छिपाने वाले जो फर्जी खाते हैं ना, उनकी पहचान की जाएगी म्यूल हंटर AI के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ भैया ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से सारा कंटेंट इकट्ठा किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अन्नम AI। अब ये क्या है? तो ये भारत का पहला शब्द आ गया, मतलब महत्वपूर्ण हो गया। भारत का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है। ठीक है, मतलब ये कि भैया खेती से जुड़ी सारी आधुनिक तकनीकों और जानकारियों को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। और उस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? अन्नम AI। इसको किसने विकसित किया है? लॉन्च किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने इसको लॉन्च किया है और शिक्षा मंत्रालय ने इसमें सहयोग किया है। यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि अन्नम AI का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा ये पूछा जाएगा कि अन्नम AI को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तीसरा ये पूछा जाएगा कि इसमें सहयोग किसने दिया है? कृषि मंत्रालय ने दिया है या शिक्षा मंत्रालय ने दिया है? तो याद रखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने। भले ये कृषि से संबंधित है लेकिन योगदान रहा इसमें, सहयोग रहा इसमें शिक्षा मंत्रालय का, इसी वजह से मैंने इसको शामिल किया है। इसके बाद है दोस्तों ओनकालो परमाणु कचरा भंडार।
अब ये क्यों चर्चा में है, ये क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यह परमाणु कचरे को हमेशा के लिए सुरक्षित दफनाने के लिए जमीन के नीचे बनाया गया दुनिया का पहला शब्द आ गया ना, दुनिया का पहला स्थायी और सबसे सुरक्षित भंडार है। ठीक है, तो परमाणु कचरे को डिकम्पोज करने के लिए, दफनाने के लिए बनाया गया है भैया इस ओंकालो परमाणु कचरा भंडार को। कहाँ पर बनाया है? फिनलैंड में। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ओंकालो जो है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, कहाँ पर बनाया है? फिनलैंड में। कहाँ पर? फिनलैंड में। और नाम क्या है? ओंकालो। इतना ही याद रखेंगे भैया। आगे बढ़ते हैं। अगला है चर्चा में क्लाउड माइथोस। ये क्या है? तो ये एक अत्यधिक उन्नत और शक्तिशाली एआई मॉडल है। उद्देश्य क्या है? ये मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर की कमियों को ढूंढने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है? तो इसको प्रसिद्ध एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने बनाया है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको किसने डेवलप किया है? एंथ्रोपिक ने। ऑप्शन बहुत सारे दे दिए जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, एलन मस्क ने, है ना। तो याद रखेंगे भैया, इसको एंथ्रोपिक ने बनाया है और ये आम जनता के लिए अभी बैन है। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई कहाँ पर स्थापित हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है जम्मू कश्मीर में। ये क्या होती है? तो अल्कलाइन बैटरी एक आधुनिक और शक्तिशाली पावर सोर्स है जो सामान्य बैटरी की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक चलती है। पहली है मतलब महत्वपूर्ण है। अगला है WHO द्वारा स्वीकृत पहली शिशु मलेरिया दवा। आपसे पूछा जाएगा कि भैया WHO ने हाल ही में शिशुओं के लिए एक मलेरिया दवा को स्वीकृत किया है, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है भैया? क्वारटेम बेबी। क्या नाम है? क्वारटेम बेबी। इसी को दोस्तों अर्टेमेथर लुमेनफेट्रिक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं स्टार बना रहा हूँ, इसको इग्नोर नहीं करना है। पहली है, इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण है। ये विशेष दवा 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक के बेहद कमजोर और छोटे शिशुओं के उपचार के लिए इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में एटलस ड्रोन स्वर्ण सिस्टम। अब ये क्यों चर्चा में है, ये क्या है? तो देखो भाई, ये एक अत्याधुनिक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ड्रोन नेटवर्क है। क्या है? ड्रोन नेटवर्क है। किस देश ने इसको बनाया है? चाइना ने बनाया है भैया। और ये पुराने ड्रोन मॉडलों के विपरीत एटलस के ड्रोन एआई एल्गोरिदम पर कार्य करता है। ये बिना किसी निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के हवा में ही लक्ष्य को साध सकते हैं। नाम क्या है? ड्रोन स्वर्ण सिस्टम। किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। इसके बाद है देश का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र। पहला शब्द आ गया मतलब महत्वपूर्ण हो गया। पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। पार्क का नाम क्या है? एरोस्पेस पार्क। ठीक है, पूछा जाएगा कि पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, क्या है ये? ये एक ऐसा बिजनेस और रिसर्च हब है दोस्तों, जहां वैज्ञानिक, कॉलेज के छात्र और नई कंपनियां मिलकर अंतरिक्ष से जुड़े नए आइडियाज पर काम करेंगे। नेक्स्ट को देख लेते हैं, भारत का पहला एलगी ट्री। देखो भाई, इसको स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। और ये क्या है? तो ये एक उन्नत फोटो बायोरिएक्टर मशीन है दोस्तों, जो लगभग 25 पारंपरिक पेड़ों के बराबर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन छोड़ती है। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि भैया एलगी ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि ये क्या है? तो याद रखेंगे कि ये जो है एक मशीन है जिसका नाम क्या है? फोटो बायोरिएक्टर मशीन। ठीक है, ये क्या काम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। इसके बाद अगला है दोस्तों अपना उम्मीद नेटवर्क। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये क्या है? ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वास्थ्य पहल है। उम्मीद नेटवर्क एक स्वास्थ्य पहल है, इतना ही याद रखेंगे। इससे नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक और दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम, जांच और उचित प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। अगला है एबोला वायरस। इसके बारे में पहले मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों। एबोला वायरस को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अगर WHO किसी को भी हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे, इसका मतलब है कि भैया संकट आने वाला है।
ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसमें मृत्यु दर कितनी परसेंट है? 50 से 90%। यानी मानकर चलिए कि अगर 10 लोग बीमार हुए ना तो 9 लोग तो इसकी वजह से अब मरेंगे ही। हालांकि इबोला बहुत पुराना वायरस है, लेकिन कोरोना की तरह इसके कई सारे वेरिएंट अब आ चुके हैं जिनकी दवाई फिलहाल पूरे विश्व में मौजूद नहीं है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इबोला वायरस ये एक दोस्तों जूनोटिक डिसीज़ है ना, जानवरों से इंसानों में फैलती है। और इसके बाद में इबोला वायरस कौन सी फैमिली का है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो ये है फिलोविरिडे फैमिली का। यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना है कि ये एक जूनोटिक बीमारी है और कौन सी फैमिली का ये वायरस है, फिलोविरिडे फैमिली का। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है कि भारत की पहली भूतापीय यानी जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना, भारत की पहली जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित हो रही है? तो ये पूर्वी लद्दाख में। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत की पहली जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित हो रही है? लद्दाख में। अगर घाटी पूछ ली जाए तो पुंगा घाटी में। एजेंसी कौन सी है इसमें योगदान करने वाली? तो ONGC, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। यह परियोजना लद्दाख में जमीन के अंदर की प्राकृतिक गर्म भाप से 24 घंटे बिना रुके स्वच्छ बिजली बनाएगी। इससे सर्दियों में डीजल जनरेटरों पर निर्भरता कम हो सकेगी। क्यूसेप विशेषज्ञ समिति, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताता हूँ। पहली बात तो ये क्योंकि ये मई में गठित की गई है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है। RBI ने इसको गठित किया है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और ये 8 सदस्यीय समिति है। ये समिति वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी के लाभों, जोखिमों और चुनौतियों का आकलन करने और भारत की बैंकिंग सुरक्षा को क्वांटम युग के खतरों से बचाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, क्यूसेप समिति पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है भैया? क्वांटम टेक्नोलॉजी से है, सुपर कंप्यूटर से है, सेबी ने इसको गठित किया है, RBI ने गठित किया है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्यूसेप का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है तो क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार बना रहा हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट को देखेंगे वैश्विक AI रैंकिंग 2026। अब ये क्या है? तो देखो भाई, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी साइट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार AI के प्रदर्शन में जो भारत है ना, वो वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत 4थे स्थान पर पहुंच गया है। पहले 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना और सिंगापुर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल है। ठीक है, लेकिन AI के प्रदर्शन में हमारा स्थान 4था है। इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है। नेक्स्ट है अपने चर्चा में आदित्य पांडे। अब ये क्यों चर्चा में रहे ये व्यक्ति? तो ये पूछा जाएगा कि आदित्य पांडे कहाँ से संबंधित हैं, ये क्यों चर्चा में रहे थे, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है। तो इन्होंने क्या काम किया है पहले इसको देख लेते हैं। इन्होंने फरवरी 2026 में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रच दिया है। एक बार ध्यान से सुनना, ये जो है भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, अब ये समझ नहीं आया होगा कि एनालॉग अंतरिक्ष यात्री क्या होता है, तो पहले आपको ये समझना होगा। देखो भाई, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का मतलब होता है कि एक ऐसा शोधकर्ता जो अंतरिक्ष में जाए बिना पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में रहकर ट्रेनिंग और रिसर्च करता है। जो ऐसा काम करता है ना, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आदित्य पांड्या का संबंध कहाँ से है, तो गुजरात से है। उम्मीद करता हूँ भैया ये इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे फिर कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों एक बार कमेंट चेक कर लेना, ताकि अगर मेरे से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, बोलने में गलती हो गई हो, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। मैं कभी भी आपका गलत नहीं करवाऊंगा भैया, मैं आपका गलत क्यों करवाऊंगा? मेरी भी रिस्पेक्ट का सवाल होता है, तो मैं गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहता हूँ। तो कमेंट चेक कर लेना, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ बोल देना, क्योंकि आप तो देख रहे होगे कि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट इकट्ठा करने में। अगला है दोस्तों, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर। ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये नई दिल्ली के एरो सिटी हाईवे पर स्थापित किया गया है। यही पूछा जाएगा कि प्योर एयर टावर कहाँ पर लगा है, तो नई दिल्ली में। इतना याद रखिएगा। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? तो इसमें माइक्रो एल्गी का यूज़ किया गया है।
प्रक्रिया क्या होती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण से प्रदूषित हवा को ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक है, तो प्योर एयर टावर इम्पोर्टेंट है, पहला है इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। अगला है डार्क ऑक्सीजन क्यों चर्चा में है भैया, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डार्क ऑक्सीजन कहाँ पर मिली है, इसका उत्पादन कहाँ पर हुआ, तो प्रशांत महासागर में। अब मैं डिटेल बताता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन उत्पादन की खोज की है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में इसकी खोज हुई है, इसको याद रखेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण आधारित ऑक्सीजन उत्पादन के विपरीत है। यह सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे महासागर में उत्पादित ऑक्सीजन का एक प्रकार है। यह खोज क्लेरियन क्लिप्टरन जोन नामक क्षेत्र में की गई है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे, पहला तो डार्क ऑक्सीजन की खोज कहां पर हुई है, दूसरा आपसे अगर डीपली पूछा जाएगा तो आपसे जोन पूछ लिया जाएगा कि कौन से जोन में इसकी खोज की गई है। आप ये भी याद रखोगे कि ये क्या होता है, तो और आसान होगा इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों टेराफेड प्रोजेक्ट। क्या है भैया ये, तो टेराफेब जो है दोस्तों एलन मस्क द्वारा मार्च 2026 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी मेगा फाउंड्री परियोजना है। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि टेराफेब प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है, तो एलन मस्क ने। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। टेराफेब प्रोजेक्ट से दुनिया को बेहद तेज और सस्ते एआई चिप मिल पाएंगे, जिससे टेस्ला कारें और जो रोबोट हैं वो इंसानों की तरह सोच पाएंगे। इसके अलावा चिप बनाने के मामले में ताइवान और चीन पर जो दुनिया की निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हब बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर इतना याद रखना है कि टेराफेब प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, चिप निर्माण से। एक बात तो ये, दूसरा ये कि इसको किसने लॉन्च किया है, किसकी परियोजना है, एलन मस्क की। नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस, अब ये क्या है भैया, तो ये जंगली कॉकरोच की एक नई प्रजाति है और महाराष्ट्र में इसको खोजा गया है। अब ये पूछा जाएगा कि ये किसकी प्रजाति है, तितली की है, चिड़िया की है, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा गिरगिट की है ना, मकड़ी की है, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो ये कॉकरोच की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं कि भाई आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत सारा कंटेंट मैं आपको वहां उपलब्ध करवाता रहता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, तो उसको ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। बात करते हैं गर्व INI पहल की। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है कि भारत समय से पहले होने वाले जन्म की पहचान और रोकथाम के लिए स्वदेशी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक तकनीक विकसित कर रहा है, और इस तकनीक को नाम दिया गया है अपन ने गर्व INI पहल। नेक्स्ट है काल्म ब्रेन। काल्म ब्रेन जो है दोस्तों भारत का पहला ओपन सोर्स डिजिटल डेटा बैंक है, जो मानसिक बीमारियों पर रिसर्च और उनके सही इलाज के लिए बनाया गया है। क्या नाम है, काल्म ब्रेन। आसान शब्दों में कहें तो ये दिमागी और मानसिक बीमारियों से जुड़ा एक ऑनलाइन डेटा स्टोर है। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च हुआ है आपसे पूछा जाएगा, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। बनाने वाला कौन है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला है अपना सरल प्लेटफॉर्म। तो पहला तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। ये क्या है, ये भारत सरकार के अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा विकसित एक AI आधारित अभिनव प्लेटफॉर्म है। इसको बनाया किसने है, तो ANRF प्लस IIIT हैदराबाद ने इसको बनाया है। उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक शोधों को आम जनता तक पहुंचाना है। ये प्लेटफॉर्म तकनीकी शोध पत्रों और पेटेंटों को आसान और आम बोलचाल की भाषा में बदलता है। सरल AI, सरल करता है, मतलब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन प्लांट, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो गुजरात के धोलेरा में। इम्पोर्टेंट है भैया, गुजरात के धोलेरा में। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। कितना इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, और इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित किया जा रहा है।
इतना ही याद रखना है कि कौन स्थापित कर रहा है, टाटा ग्रुप। दूसरा, कहाँ पर स्थापित हो रहा है, गुजरात के धोलेरा में। आगे बढ़ते हैं भैया, भारत की पहली 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई पहली है भैया, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। कहाँ पर स्थापित होगी आपसे पूछा जाएगा, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर, ओडिशा के भुवनेश्वर में। क्या है ये, तो अभी तक दुनिया भर में कंप्यूटर चिप को जोड़ने के लिए सिलिकॉन और या फिर प्लास्टिक का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कंप्यूटर चिप को जोड़ने के लिए किसका यूज होता था, सिलिकॉन या फिर प्लास्टिक की प्लेट का। इस तकनीक में विशेष प्रकार के कांच की बहुत ही पतली शीट को आधार बनाया जाएगा। समझ गए ना भैया। नेक्स्ट है दुनिया की पहली कोयला बैटरी। इंपॉर्टेंट है, दुनिया की है, इस वजह से भी महत्वपूर्ण है। ये अपने चीन ने विकसित की है। इसका अन्य नाम क्या है, हो सकता है कोयला बैटरी शब्द का यूज ना करके यही नाम दे दिया जाए, तो इसका दूसरा नाम है जीरो कार्बन उत्सर्जन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल। ये तकनीक कोयले को बिना जलाए, बिना उसको दहन किए सीधे रासायनिक ऊर्जा को बिजली में बदल देती है। समझ गए ना। अगला है भारत का पहला हरित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र। कहाँ पर बन रहा है, तो गुजरात के कांडला में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट में ये बनाया जा रहा है। ग्रीन मेथनॉल क्या होता है भैया, तो ये एक ऐसा साफ फ्यूल होता है, साफ ईंधन होता है जिससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता। कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो ये मुख्य रूप से समुद्री जहाज़ों में पेट्रोल डीजल की जगह ईंधन के रूप में यूज़ किया जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारा पेट्रोल डीजल लीक हो जाता है जिससे समुद्री जीव मर जाते हैं, तो पेट्रोल डीजल की जगह पर हम लोग हरित मेथनॉल का यूज़ करेंगे। अगला है हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा। अब ये क्या है भैया, शटल बस सेवा, तो ये हाइड्रोजन गैस से चलने वाली एक बस है। ठीक है, इसमें डीजल और सीएनजी की जगह पर हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल होगा। किसने शुरू किया है, तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इसको शुरू किया है। पूछा जाएगा कि शटल बस सेवा किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन पर आधारित है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि शटल बस सेवा किसने शुरू किया है, तो दिल्ली ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, तो याद रखेंगे दिल्ली मेट्रो ने इसको शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, लेकिन उससे पहले कह देता हूँ भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को इकट्ठा करने में। भले ही आपको ये वीडियो बहुत ही कम समय में मिल जाए, लेकिन उसके पीछे 2-3 दिन की मेहनत होती है। तो भैया थोड़ा बहुत कमेंट कर देना अगर पसंद आ रहा हो तो, है ना। सुपर प्रेशर बलून, अब ये क्या है, तो देखिए सुपर प्रेशर बलून जो है हवा में तैरने वाला एक उन्नत वैज्ञानिक लेब या फिर मोबाइल टावर की तरह है। ये ज़मीन से 20 से 40 किलोमीटर ऊपर उड़ता है। इसको दोस्तों मई 2026 में भारत की रेड बलून एरोस्पेस नामक कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि सुपर प्रेशर बलून को किसने लॉन्च किया है, रेड बलून एरोस्पेस कंपनी ने। कहाँ से उड़ाया गया है इसको, तो इसको आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। पूछा जा सकता है कि सुपर प्रेशर बलून को कहाँ से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। अब देखिए, इस कामयाबी के साथ में भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये तकनीक है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, इनके बाद में 5वें नंबर पर आता है अपना इंडिया। भैया ये हो गया ना क्लियर। अब मैंने कुछ वन लाइनर के फॉर्मेट में शामिल किए हैं। अगर आपको ये भी पसंद आ रहा है ना वन लाइनर वाला, तो आप बता सकते हैं। अगली वीडियो में इसी तरह ला दूंगा, इससे बहुत आसानी से सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इसमें पहला पॉइंट है, भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो तेलंगाना में। पहला है महिलाओं के नेतृत्व में संचालित हो रहा है सौर ऊर्जा संयंत्र, कहाँ पर स्थापित हुआ है, तेलंगाना में। दूसरा पॉइंट है याशा योंगले ब्लू होल, जिसको ड्रैगन होल भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिण चीन सागर में इसको खोजा गया है। इसके बाद मशरूम की नई प्रजाति हेमिलेसिनम इंडिकम की खोज उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में बागेश्वर जिले के ओंक के जंगलों में की गई है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला तो ये पूछा जाएगा कि हेमिलेसिनम इंडिकम जो है ये किसकी प्रजाति है, मशरूम की है, घास की है, कोई मच्छर है, कीड़ा है, इस तरह से पूछा जाएगा, है ना, जो सामान्य पूछा जाता है। तो ये मशरूम की प्रजाति है। दूसरा ये पूछा जाएगा कि भैया ये कहाँ पर मिली है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में। बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाली 2 विशाल दूरबीनें कौन कौन सी, NLST यानी नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और
NLOT नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप को लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दो दूरबीनों को स्थापित किया जा रहा है, लेकिन इनकी स्थापना कहाँ पर होगी, तो याद रखेंगे लद्दाख में। और भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे जैसे जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बोधन AI और भारत एडू AI स्टेक की शुरुआत की है। ठीक है, कौन कौन, बोधन AI और एडू AI। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश का दूसरा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में स्थित है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्या पूछ रहा है, दूसरा। ठीक है, अब पहला कहाँ पर हुआ था, तो नवी मुंबई के खारगर में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत 2025 में वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नेक्स्ट है, सेबी ने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर और अवैध वित्तीय दावों पर नकेल कसने के लिए सुदर्शन नामक एक उन्नत AI आधारित निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है, सेबी ने। अब आपके मन में आएगा इन्फ्लुएंसर क्या होता है, तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो सोशल मीडिया पर वित्तीय निवेश के बारे में जानकारी और सलाह देते हैं। अब देखो, ये लोग गलत जानकारी दे देते हैं और कई लोग जो है इनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है, मर जाते हैं। इस वजह से इन लोगों पर कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों की निगरानी करने के लिए सेबी ने सुदर्शन नामक एक AI आधारित निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। समझ गए ना भैया। अगला है, तुर्की की संसद ने 24 अप्रैल को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है और गेमिंग कंपनियों सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नए नियम भी बनाए हैं। नेक्स्ट है, 2 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किया है। अब ये क्या है, इसको और अच्छे से बताता हूँ। सचेत एक ऐसी मोबाइल तकनीक है जो किसी भी प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत मोबाइल पर चेतावनी और संदेश भेजती है। इसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर बनाया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सचेत क्या है और इसको किसने डेवलप किया है। एक और पॉइंट इसी से संबंधित है कि केंद्र सरकार ने बिना इंटरनेट के मोबाइल फोन पर आपातकालीन और आपदा अलर्ट भेजने के लिए सचेत प्लेटफॉर्म के तहत, यानी ये जो अपना सचेत प्लेटफॉर्म है, सचेत प्रणाली है, इसी के तहत एक और लॉन्च किया है। कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है, स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा सचेत का मामला ही है, दोनों पॉइंट एक से ही हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क सोब्रन AI पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई है, तमिलनाडु में। इसके बाद अगला है दोस्तों, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित किया जा रहा है। तो पूछा जाएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू में। अगला है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम, जिसका नाम है अनुभूति संग्रहालय, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब क्लियर हो गया होगा। PDF की जानकारी मैं अब आपको दे देता हूँ। देखो भाई, पहले मैं PDF पूरी फ्री में दिया करता था, लेकिन जब से ये जो AI आया है ना, ये लोग तुरंत चोरी चपाटी करते हैं, इस वजह से मैंने बंद कर दिया है। मैंने 4 प्लान स्टार्ट किए हैं। एक है 49 रुपीज़ का। 49 में क्या होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप जितनी भी क्लासेस लोगे ना, उन सभी की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी और पुरानी जितनी भी PDF है ना, वो भी आपको इसी 49 रुपीज़ में अवेलेबल में करा दूंगा। इसके लिए मैंने एक VIP ग्रुप भी बनाया है, तो उस पर आप डायरेक्ट सारी PDF को ले सकते हैं। तो 49 में 1 महीने का है। इसके बाद 99 में 3 महीने तक जितनी भी क्लासेस होगी और जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं उन सब की PDF आपको मिलेगी।
199 में 6 महीने का है दोस्तों, और 399 में 12 महीने का है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने एक VIP ग्रुप बनाया है जिसमें सारी PDF में उपलब्ध करवा देता हूँ। कैसे मैसेज करना है तो उसकी जानकारी मैंने कमेंट में पिन कर दी है। एक बार और बता देता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं @UPSC.4PDF। ठीक है, ये लिखकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा आपका और मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप मेरा जो ऑफिशियल वाला टेलीग्राम चैनल है UPSC.ऑफिशियल वाला, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा और करंट रिलेटेड भी आपको जानकारी देता रहूँगा। स्टैटिक GK से संबंधित जितनी जानकारियाँ होती है वो मैं आपको वहीं उपलब्ध कराता ही रहता हूँ, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे बस यही कहूँगा कि कंटेंट अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।